हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शिखा दीक्षित, प्रवक्ता अर्थशास्त्र। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की समष्टि अर्थशास्त्र का 6वां यूनिट मुद्रा एवं बैंकिंग का भाग 3। बच्चों, आज के हमारे प्रमुख अध्ययन बिंदु हैं व्यापारिक बैंक द्वारा मुद्रा का सृजन, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे नोट जारी करने का कार्य, भारत सरकार का बैंक, बैंकों का बैंक, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक और रिजर्व बैंक के अन्य कार्य को भी समझेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं बैंक क्या होता है। बैंक के बारे में थोड़ा बहुत सभी बच्चे जानते होंगे और सभी ने अपने आसपास बैंक देखे होंगे। तो बैंक अगर हम एक सामान्य सी शब्दावली का यूज़ कर रहे तो बच्चों, बैंक क्या होता है? जहां हम अपनी बचत जमा करने जाते हैं। और बच्चों, आप सभी लोग ऐसा करते होंगे, आपके पेरेंट्स ऐसा करते होंगे, अपनी बचत जमा करने जाते होंगे। तो बैंक तो सभी बच्चों ने देखे होंगे। काफ़ी बच्चों की छात्रवृत्ति भी बैंक में आती होगी और आजकल तो सभी बच्चों के बचत खाते भी बैंक में होते हैं। तो बैंक तो सभी बच्चों ने देखे हुए हैं। तो बच्चों, बैंक की अगर हम प्रमुख परिभाषा देखें तो क्या होती है? बैंक वह वित्तीय संस्था है जो जनता की बचत को जमा करती है तथा जनता को आवश्यकता पड़ने पर ऋण भी प्रदान करती है। लोग अपनी अपनी बचत राशि को सुरक्षा की दृष्टि से अथवा ब्याज कमाने हेतु इन संस्थाओं में जमा करते हैं। अब लोग बचत अपनी जमा क्यों करते हैं? इसके दो कारण होते हैं। एक तो बैंक में पैसा सुरक्षित रहता है। घर में रखा हुआ पैसा हो सकता है कि चोरी हो जाए या किसी काम में भी व्यय हो सकता है, इसलिए लोग बैंक में पैसा अपना सुरक्षित रखते हैं। और बैंक में अपनी बचत जमा करने का एक फ़ायदा और होता है ब्याज की प्राप्ति। इससे लोगों को और अधिक आय प्राप्त हो जाती है। ब्याज के माध्यम से लोगों को और अधिक धनराशि प्राप्त हो जाती है। और बैंक में जमा पैसा व्यक्ति समय समय पर निकाल सकता है। जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले भाग में पढ़ा था, बैंक में कुछ सावधि जमाएं होती हैं, कुछ मांग जमाएं होती हैं, कुछ चालू खाते होते हैं। तो मांग जमाएं वे जमाएं होती हैं जिन्हें व्यक्ति कभी भी अपनी आवश्यकता अनुसार निकाल सकता है, और सावधि जमाएं वे होती हैं जो एक अवधि तक जमा की जाती हैं और उसके बाद व्यक्ति अपना पैसा ले सकता है। तो बच्चों, बैंक के कितने फ़ायदे हुए। लोग अपनी धनराशि को वहाँ सुरक्षित रख सकते हैं, उसके बदले में उन्हें ब्याज मिलता है और आवश्यकता पड़ने पर वो अपना पैसा वापस भी ले लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ बैंक समझ में आया। बच्चों, आपके सिलेबस में बैंक संक्षेप में ही है, तो हमें बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना है। बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे व्यापारिक बैंक द्वारा मुद्रा का सृजन करना। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बच्चों, जो भी बैंक होते हैं, जैसे मैं कुछ बैंक का नाम लेती हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक। तो इन सब बैंक के नाम आपने सुने होंगे और निश्चित तौर पर आपके घर के आसपास भी कोई ना कोई बैंक ज़रूर होगी। तो ये बैंक व्यापारिक बैंक कहलाती हैं क्योंकि यह व्यापार करती हैं, लोगों की बचत को जमा करती हैं और उन्हें ब्याज देती हैं, लेकिन उस बचत को ऋण के रूप में अन्य लोगों को देती है। और ऋण पर बैंक क्या करती है? ब्याज लेती है लोगों से। इस तरह से अगर हम देखें तो ये बैंक एक तरह से व्यापार करती हैं। एक तरफ तो बचत को जमा करती है तो दूसरी तरफ उन बचत से लोगों को ऋण देकर बैंक भी आय का अर्जन कर लेती है। तो ये सभी बैंक व्यापारिक बैंक कहलाती हैं। तो बच्चों, व्यापारिक बैंक मुद्रा का सृजन करती है। इसे हम मुद्रा का सृजन या साख का सृजन भी कहते हैं। तो बच्चों, अब हम समझेंगे कि व्यापारिक बैंक मुद्रा का सृजन कैसे करती है। व्यापारिक बैंक जमा स्वीकार करने तथा ऋण देने की प्रक्रिया के दौरान मुद्रा का सृजन करती है। इसे हम साख मुद्रा या साख सृजन भी कहते हैं। तो बच्चों, समझ में आया है व्यापारिक बैंक कैसे मुद्रा का सृजन करती हैं? जमा करने और ऋण देने के दौरान मुद्रा का सृजन
होता है। मुद्रा निर्माण की प्रक्रिया का आधार प्रारंभिक जमा एवं द्वितीयक जमा है। बैंक में जो जमाएं होती हैं वो दो भागों में बटी होती हैं। प्रारंभिक जमा को हम प्राथमिक जमा भी कहते हैं। इसके बाद द्वितीयक जमा को हम व्युत्पन्न जमाएं भी कहते हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति ने बैंक में 100 रुपये जमा किए। बहुत सारे व्यक्ति बहुत सारे पैसे बैंक में जमा करते हैं। यहाँ पे मैंने एक व्यक्ति का उदाहरण लिया, 100 रुपये उसने जमा किए। तो ये 100 रुपये क्या कहलाएंगे? 100 रुपये ये कहलाएंगे प्रारंभिक जमा, क्योंकि यह व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष रूप में बैंक को जमा किए गए। अब बैंक क्या करेगी? बैंक भी व्यापार करती है। बैंक ये रुपए अपने पास तो रखे नहीं रहेगी। बैंक इन रुपए से लोगों को ऋण देगी, अन्य लोगों को ऋण प्रदान करेगी। जब बैंक ऋण प्रदान करेगी तो फिर से नई जमाएं उत्पन्न होगी। 100 रुपये में से मान लीजिए बैंक ने 80 रुपये ऋण के रूप में दिए, तो वह किसी व्यक्ति के खाते में, जिस व्यक्ति को ऋण के रूप में दिए गए हैं, अब बच्चों मान लेते हैं कि 100 रुपये में से 80 रुपये बैंक ने किसी व्यक्ति को ऋण के रूप में दिए, और जिस व्यक्ति को ऋण के रूप में दिए उस व्यक्ति के खाते में 80 रुपये जमा हो गए। तो जो ये 80 रुपये की जमा बनी, ये क्या कहलाएगी? द्वितीयक जमा, क्योंकि ये प्रारंभिक जमा के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। इस 100 रुपये से ही 80 रुपये का ऋण दिया गया और वह ऋण जमा के रूप में अन्य दूसरे व्यक्ति के खाते में आ गया। तो बच्चों समझ में आया कि बैंक में दो तरह की जमाएं हुई, प्रारंभिक जमा और द्वितीयक जमा। तो इस प्रारंभिक जमा और द्वितीयक जमा के फलस्वरूप मुद्रा का सृजन होता है। बच्चों अब हम लोग मुद्रा सृजन की प्रक्रिया को समझते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि मुद्रा सृजन को साख निर्माण भी कहते हैं। तो आपका परीक्षा में प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि साख निर्माण की प्रक्रिया समझाइए, इसलिए आपको दोनों ही शब्द को समझना होगा। यहाँ पर हम समझते हैं कि किस तरह से मुद्रा सृजन होगी। जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया कि बैंक में बचत जमा के रूप में लोग जमा करते हैं और बैंक उन जमाओं को ऋण के रूप में दूसरों को देती है। तो ऋण की प्रक्रिया के दौरान भी जमाएं उत्पन्न होती हैं, जिसकी प्रक्रिया को हम समझते हैं। मान लीजिए बैंक में 100 रुपये की कुल जमाएं हैं। अब बैंक क्या करेगा? 100 रुपये अपने पास नहीं रखेगा, बैंक इसमें से कुछ हिस्सा ऋण के रूप में देगा। पूरा 100 रुपये भी ऋण के रूप में नहीं दे सकता, क्योंकि जिन व्यक्तियों के पैसे जमा हैं वो कभी भी मांगने आ सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि सारे पैसे लोग एक बार में ले जाएंगे। यह प्रक्रिया चलती रहती है, कुछ लोग पैसे जमा करने आते रहते हैं और कुछ लोग निकालते रहते हैं। तो बैंक अपनी कुल जमाओं का कुछ प्रतिशत भाग नगद कोष के रूप में रखेगी। तो अब यह प्रतिशत रिजर्व बैंक निर्धारित करती है कि बैंक अपनी कुल जमाओं का कितना भाग नगद कोष में रखेगी। मान लीजिए बैंक अपनी कुल जमाओं का 20% भाग नगद के रूप में रखेगी, तो 100 का 20% कितना होगा? 100 गुणे 20/100। 100 का हम 20% निकालेंगे तो 100 से 100 कट गया, 100 का 20% कितना हुआ? 20 रुपये। तो बैंक 20 रुपये नगद कोष के रूप में रखेगी। अब जब 20 रुपये नगद कोष के रूप में रख लेगी तो बैंक के पास बचे 80 रुपये और 80 रुपये बैंक ऋण के रूप में दे देगी। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो बैंक ऋण देती है, किसी भी व्यक्ति को पूरा ऋण एक बार में उठाकर उसके हाथों में नहीं दे देती। उस व्यक्ति के नाम से बैंक में खाता खुलता है और उस खाते में वो ऋण की धनराशि जमा होगी। तो 80 रुपये फिर बैंक के पास जमा के रूप में आ गए। 80 रुपये जो कि ऋण दिए गए थे वह फिर से बैंक के पास जमा के रूप में आ गए, क्योंकि उस व्यक्ति के खाते में ये 80 रुपये जमा हो गए। अब ये 80 रुपये फिर से यहाँ के जमा बन गए हैं।
अब फिर वही प्रक्रिया होगी, 80 रुपये में से फिर 20% नगद कोष रखा जाएगा और बची हुई धनराशि को ऋण के रूप में दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम 80 का फिर से 20% निकालेंगे। 80 का जब हम 20% निकालेंगे तो 16 रुपये प्राप्त होंगे। तो 16 रुपये नगद के रूप में रखे जाएंगे। 80 में से जब हम 16 माइनस करेंगे तो 64 रुपये बचेंगे और 64 रुपये फिर से बैंक ऋण के रूप में देगी किसी व्यक्ति को और पुनः उस व्यक्ति के खाते में, जिस व्यक्ति को ऋण दिया जा रहा है, 64 रुपये जमा हो जाएंगे। तो ये 64 रुपये फिर से जमा में परिवर्तित हो गए। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि पूरी प्रक्रिया में मुद्रा का सृजन हो रहा। वास्तविक मुद्रा 100 रुपये है, लेकिन इससे कई अधिक मुद्रा का सृजन हो रहा है। 64 रुपये फिर जमा बन गए और फिर से उसी प्रक्रिया को दोहराया जाएगा। 64 रुपये में से 20% नगद कोष के रूप में रखा जाएगा और बची हुई धनराशि का ऋण दे दिया जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि ये प्रक्रिया कब तक चलेगी, इस प्रक्रिया का अंत क्या है, कितनी मुद्रा का सृजन होगा, ये 100 रुपये कितनी मुद्रा का सृजन करेगा। तो इसके लिए हमें मुद्रा गुणक को समझना पड़ेगा। मुद्रा गुणक का फॉर्मूला है K बराबर 1/R। R क्या है? नगद कोष। जितना भी नगद कोष है उसका व्युत्क्रम मुद्रा गुणक होता है। तो 1/ हमारा नगद कोष कितना है, हम कितना नगद कोष यहाँ पे रख रहे हैं, 20%। तो 20 × 100। तो बच्चों हम इसे हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100/20। 20 से हम 100 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 5। तो बच्चों हमारा मुद्रा गुणक क्या हुआ, K बराबर हुआ 5। अर्थात जो प्रारंभिक जमाएं हैं वह 5 गुना तक साख का निर्माण या मुद्रा का निर्माण करेगी। तो हमारी प्रारंभिक जमा कितनी है, 100 5 गुना तक मुद्रा का निर्माण करेगी। तो 100 × 5 तो कितने साख का या मुद्रा का सृजन होगा, 500 रुपये तक। तो बच्चों समझ में आया, इस तरह से सभी व्यापारिक बैंक मुद्रा का सृजन करती हैं और मुद्रा का सृजन जमा करने तथा ऋण देने की प्रक्रिया के दौरान होता है। तो ये 100 रुपये 500 रुपये की मुद्रा का सृजन करेंगे। तो बच्चों इस तरह से यह प्रक्रिया चलती जाएगी और तब तक चलती जाएगी जब तक कुल मुद्रा निर्माण 500 रुपये का नहीं हो जाता। जैसे कि अभी हमने देखा यहाँ पे 100, 80, 64 को अगर हम प्लस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास अभी कितनी मुद्रा का निर्माण हो चुका है, 4 और 8 6, 4 और 1 2, 244 रुपये का सृजन अभी तक हो चुका है। और 244 के साथ हम नगद कोष भी देखेंगे क्योंकि बैंक ने इन्हें भी सुरक्षित रखा हुआ है। तो बच्चों समझ में आया, यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि 500 रुपये की मुद्रा का सृजन नहीं हो जाता या साख निर्माण नहीं हो जाता। बच्चों इसी तरह से सभी व्यापारिक बैंक मुद्रा का सृजन करती है और देश में साख का प्रसार होता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा अधिक मात्रा में चलन में आती है। तो बच्चों आप इस पूरी प्रक्रिया को अपनी कॉपी पे करके देखेंगे। आप बैंक की कोई भी एक जमा मान लेंगे, 100, 200, 300, 500, 400, 1000। आप अपने अनुसार कोई भी धनराशि लेंगे, फिर उसमें से कुछ नगद कोषानुपात निकालेंगे 10%, 20% और बची हुई धनराशि को ऋण के रूप में देंगे और आप गुणक के माध्यम से निकालेंगे कि वह मुद्रा कितनी मुद्रा का सृजन करेगी। इस तरह से आप पूरी प्रक्रिया को अपनी कॉपी पर हल करके देखेंगे। बच्चों अब हम भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में पढ़ेंगे और इसके कार्यों को भी समझेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है और प्रमुख वित्तीय संस्था है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। इसकी जो धनराशि थी वह 5 करोड़ की धनराशि से इसकी शुरुआत की गई थी।
उस समय भारतीय रिजर्व बैंक के लगभग सभी शेयरों का स्वामित्व गैर सरकारी शेयरधारकों के हाथ में था। कहने का तात्पर्य ये है 1935 में जब रिजर्व बैंक की स्थापना हुई तो उसके जो शेयर थे वह सरकारी हाथों में नहीं थे बल्कि गैर सरकारी हाथों में थे। इसीलिए कुछ लोगों के हाथों में शेयरों का केंद्रीकरण रोकने के लिए 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। बच्चों बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये दोनों बिंदु, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई और रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर का नाम श्री शशिकांत दास है। बच्चों इसमें से आपके एक एक नंबर के कई महत्वपूर्ण प्रश्न भी सामने निकल कर आ रहे हैं। बच्चों अब हम लोग रिजर्व बैंक के कार्य को समझेंगे। रिजर्व बैंक का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य है नोट जारी करना। जैसा कि हम लोग अपने पिछले भागों में भी पढ़ चुके हैं कि रिजर्व बैंक पत्र मुद्रा का निर्गमन करता है। 2 रुपये से लेके 2000 तक के नोट रिजर्व बैंक निर्गमित करता है। बच्चों भारतीय रिजर्व बैंक के पास देश में नोट छापने का एकाधिकार है। उसके पास 1 रुपये के नोट को छोड़कर भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपये का नोट नहीं छापता है, यह भारत सरकार छापती है। इसके अलावा सभी नोट भारतीय रिजर्व बैंक छापता है। नोट को जारी करने के लिए न्यूनतम रिजर्व प्रणाली को अपनाया गया है, जिसके तहत 200 करोड़ का कोष रखा जाता है और उस कोष के बाद कितनी भी मुद्रा निर्गमित की जाती है। तो बच्चों कितनी भी मुद्रा निर्गमित करने का तात्पर्य यह है कि निर्गमित करने से पहले सरकार की भी अनुमति लेनी होती है। जो 200 करोड़ का कोष होता है इसमें 115 करोड़ का सोना होता है और शेष जो 85 करोड़ बचता है उसकी विदेशी प्रतिभूतियां होती हैं। तो बच्चों समझ में आया कि भारतीय रिजर्व बैंक किस तरह से नोट छापती है। इसके बाद रिजर्व बैंक का अगला कार्य है भारत सरकार का बैंक। बच्चों एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि रिजर्व बैंक कभी भी किसी भी साधारण व्यक्ति या सामान्य जनता से किसी तरह का लेन देन नहीं करती है। हम सभी लोग रिजर्व बैंक में ना तो पैसे जमा कर सकते हैं ना हम ऋण ले सकते हैं। रिजर्व बैंक सरकार के बैंक के रूप में कार्य करती है अथवा बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करती है। तो रिजर्व बैंक सरकार का बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य भारत सरकार और राज्यों के एजेंट और सलाहकार के रूप में कार्य करना है। जब भी भारत सरकार या राज्यों को किसी भी वित्तीय सहायता की या सलाह की आवश्यकता होती है तो रिजर्व बैंक सरकार का कार्य करती है। यह राज्य और केंद्र सरकार के सभी बैंकिंग कार्य करता है और आर्थिक और मौद्रिक नीति से संबंधित मामलों पर सरकार को उपयोगी सलाह भी देता है। यह सरकार के सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन भी करता है। सरकार को भी कई बार ऋण की आवश्यकता होती है, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। कई बार सरकार का बजट घाटे में जाता है तो ऐसे समय में सरकार को ऋण की आवश्यकता होती है। उस समय रिजर्व बैंक सरकार को सार्वजनिक ऋण प्रदान करता है या सार्वजनिक ऋण का प्रबंध करता है। इसके बाद रिजर्व बैंक का अगला कार्य है बैंकों का बैंक। बच्चों बैंकों को भी कभी ना कभी सहायता की आवश्यकता हो जाती है, आर्थिक सहायता की आवश्यकता हो जाती है, आर्थिक सलाह की भी आवश्यकता होती है। कई बार आप लोगों ने भी सुना होगा कि कई बैंक घाटे में जा रहे हैं तो उस समय रिजर्व बैंक बैंकों की भी सहायता करती है। इसीलिए रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंक का मतलब हुआ व्यापारिक बैंक, अन्य वाणिज्यिक बैंकों के लिए उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार अन्य बैंक अपने ग्राहकों के लिए कार्य करता है। जिस प्रकार व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए, जनता के लिए कार्य करती है, उसी तरह से रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों के लिए कार्य करता है। व्यापारिक बैंक जनता के लिए क्या कार्य करती है? जनता की जमाएं सुरक्षित रखना, बहुमूल्य धातुएं सुरक्षित रखना, जनता को आवश्यकता पड़ने पर ऋण प्रदान करना।
उसी प्रकार रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों के लिए भी कार्य करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देते हैं। जिस तरह से वाणिज्यिक बैंक जनता को उधार देती है, उसी तरह से रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को आवश्यकता पड़ने पर उधार देते हैं। रिजर्व बैंक का अगला कार्य है साख का नियंत्रक। बच्चों, अभी हम लोगों ने साख निर्माण की प्रक्रिया समझी थी। साख निर्माण की प्रक्रिया के दौरान कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अर्थव्यवस्था में आवश्यकता से अधिक साख का सृजन हो जाता है। अब अर्थव्यवस्था में आवश्यकता से अधिक मुद्रा का सृजन हो जाता है। परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। तो ऐसी स्थिति में साख को नियंत्रित करने की आवश्यकता हो जाती है, और साख के नियंत्रण का काम कौन करता है? रिजर्व बैंक करता है। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उत्सर्जित साख को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी लेता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह देश में प्रभावी रूप से ऋण को नियंत्रित करता है, क्योंकि जो साख सृजन होता है या मुद्रा का निर्माण होता है वह ऋण देने की प्रक्रिया के दौरान होता है। तो रिजर्व बैंक क्या करेगा? ऋण को नियंत्रित करेगा। और ऋण को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक मात्रात्मक और गुणात्मक तकनीकी का उपयोग करता है। मात्रात्मक तकनीकी ऋण की मात्रा को नियंत्रित करता है, और गुणात्मक तकनीकी के अंतर्गत रिजर्व बैंक बैंकों को सलाह देने का काम करता है कि वह किस तरह से साख को नियंत्रित करे। जब भारतीय रिजर्व बैंक देखता है कि अर्थव्यवस्था में अधिक धन आपूर्ति है, अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति आवश्यकता से अधिक हो गई है, तो इससे देश में मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो जाती है। आवश्यकता से अधिक धन क्या होता है? जिस अनुपात में देश में उत्पादन ना हो पाए और धन की मात्रा अधिक हो जाए तो क्या होगा? लोगों के पास धन अधिक होगा, लोग वस्तुओं की मांग करेंगे, परंतु उस अनुपात में देश में उत्पादन नहीं बढ़ रहा। परिणाम यह होगा कि वस्तुएं महंगी होने लगेंगी, और यह मुद्रास्फीति की स्थिति होती है। यह स्थिति देश के लिए अच्छी नहीं होती है। इस स्थिति में महंगाई बढ़ती जाती है। तो ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक अपनी कड़े मौद्रिक नीति के माध्यम से बाजार में पैसे की आपूर्ति में कमी करता है, और जब अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति कम हो, अर्थात जब विपरीत स्थिति हो, जब धन की आपूर्ति कम हो जाए, तो वह बाजार में पैसे की आपूर्ति को बढ़ाता भी है। इसके अलावा जब विपरीत स्थिति होती है, कभी ऐसी स्थिति आ रही है कि अर्थव्यवस्था में धन की आवश्यकता है और धन आवश्यकता से कम हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक धन की आपूर्ति बढ़ाता भी है। जब अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में जा रही है, लोगों के पास काम नहीं है, उत्पादन कम हो रहा है, लोगों की आय में कमी आ रही है, तो ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक मुद्रा की पूर्ति बढ़ाती है। उस समय रिजर्व बैंक साख निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा देती है कि अधिक से अधिक साख निर्माण किया जाए, ताकि लोगों के हाथ में अधिक से अधिक धन आए, अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक धन की आपूर्ति हो। तो बच्चों, समझ में आया कि रिजर्व बैंक साख को नियंत्रित करती है। अगर आवश्यकता से अधिक मुद्रा हो गई तो उसे भी नियंत्रित करेगी, और आवश्यकता से कम मुद्रा हो गई तो उसमें वृद्धि करेगी। रिजर्व बैंक का अगला कार्य है विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक। जो भी देश के अंदर विदेशी मुद्रा भंडार होता है, रिजर्व बैंक उसके संरक्षक का कार्य करती है। विदेशी विनिमय दर को स्थिर रखने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्राओं को खरीदता और बेचता है। विदेशी व्यापार के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा भंडार को रखती है और आवश्यकता अनुसार विनिमय दर को नियंत्रित करने के लिए इसे खरीदती और बेचती भी है। अगर किसी देश की मुद्रा की विनिमय दर बहुत अधिक हो रही है, वह मुद्रा बहुत अधिक महंगी हो रही है, तो रिजर्व बैंक उस देश की मुद्रा को बेचेगा, अर्थात उस देश की मुद्रा की पूर्ति बढ़ाएगा, जिससे उसकी विनिमय दर कम हो जाए। तो बच्चों, इस तरह से रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा की खरीद और बेचने के माध्यम से विनिमय दर को नियंत्रित करती है और विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा भी करता है।
विदेशी विनिमय बाजार में जब विदेशी मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाती है तो भारतीय रिजर्व बैंक इस बाजार में विदेशी मुद्रा बेचता है, जिससे कि इसकी आपूर्ति बढ़ाई जा सके। और जब विदेशी मुद्रा की आपूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ जाती है तो रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा बाजार से विदेशी मुद्रा को खरीदता है। बच्चों, रिजर्व बैंक का अगला कार्य है विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक। बच्चों, जैसा कि हम लोगों को पता है, प्रत्येक देश विदेशी व्यापार करता है और व्यापार में भुगतान के लिए उसे विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। तो जो विदेशी मुद्रा का संरक्षण कौन करता है? रिजर्व बैंक करता है। विदेशी विनिमय दर को स्थिर रखने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्राओं को खरीदता है और बेचता है और देश के विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा भी करता है। विदेशी विनिमय बाजार में जब विदेशी मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाती है तो भारतीय रिजर्व बैंक इस बाजार में विदेशी मुद्रा बेचता है, जिससे कि इसकी आपूर्ति बढ़ाई जा सके। और जब विदेशी मुद्रा की आपूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ जाती है तो रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा बाजार से विदेशी मुद्रा को खरीदता है। तो बच्चों, रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा कोष को संरक्षित भी रखता है, आवश्यकता अनुसार इसे खरीदता और बेचता भी है। इसके बाद बच्चों हैं रिजर्व बैंक के अन्य कार्य। अन्य कार्य के अंतर्गत रिजर्व बैंक कृषि के लिए ऋण का अनुमोदन करता है। रिजर्व बैंक कृषि क्षेत्र के लिए भी ऋण प्रस्तावित करता है, परंतु इस कार्य को नाबार्ड प्रमुख रूप से देखती है। जो रिजर्व बैंक द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए ऋण का अनुमोदन किया जाता है वह नाबार्ड को स्थानांतरित कर दिया जाता है। वर्तमान में कृषि वित्त की सर्वोच्च संस्था नाबार्ड है। सरकारी प्रतिभूति और व्यापारिक बिलों की खरीद बिक्री भी करता है रिजर्व बैंक। सरकारी खरीद के लिए ऋण देना और मूल्यवान वस्तुओं की बिक्री आदि भी शामिल है। तो ये सारी चीज़ें रिजर्व बैंक के अन्य कार्य में आती है। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है और भारत की सदस्यता का प्रतिनिधित्व भी करता है। तो बच्चों, ये हुए रिजर्व बैंक के कार्य। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारत का केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश की मौद्रिक नीति को बनाता है और उन सभी उपायों को करता है जिससे कि अर्थव्यवस्था में आवश्यकता के अनुसार मुद्रा की पूर्ति सुनिश्चित की जा सके। बच्चों, आज हम लोगों ने साख सृजन और रिजर्व बैंक के कार्य पढ़े। अब हम आज के टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बैंक किस प्रकार मुद्रा का सृजन करती है, समझाइए। आप इसके लिए, जैसे कि मैंने मुद्रा सृजन की प्रक्रिया समझाई, आपको पूरी प्रक्रिया इसमें समझानी होगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य लिखिए। इसमें आप रिजर्व बैंक के सभी कार्य समझाएंगे, जैसे नोट निर्गमित करना, बैंकों का बैंक, सरकार का बैंक, साख का सृजन करना, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण करना, ये सभी कार्य आप इसमें लिखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार का बैंक है, समझाइए। तो रिजर्व बैंक किस तरह सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है, आप इसे समझाएंगे और यह प्रश्न आपके लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्राथमिक जमा किसे कहते हैं, समझाइए। मैंने आपको प्रारंभ में प्राथमिक जमाएं और व्युत्पन्न जमाएं या द्वितीयक जमाएं दोनों ही समझाई हैं, तो आप यहाँ पर प्राथमिक जमाएं क्या होती हैं उन्हें समझाएंगे। प्राथमिक जमाएं वे जमाएं हैं जो जनता की बचत के माध्यम से उत्पन्न होती है। जो बचत जनता बैंक में जमा करती है उससे प्राथमिक जमाएं उत्पन्न होती है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।